आपका आबाई हल्का सक्खर की सियासत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सक्खर की सियासत को आप बहुत करीब से देखते हैं। सक्खर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्खर के मसाइल और सक्खर की आवाम के बारे में आपकी क्या राय है इसमें? काम करने का स्पेस तो हर जगह होता है। अगर मैं ये कहूँ कि काम बहुत हो चुका है तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमें और ज़रूरत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, हमें स्कूल नेटवर्क्स को और इम्प्रूव करना है। हुकूमत सिंध क्या कर रही है अपना मान के लिए? निगरान सेटअप आया, वो 6 महीने प्रोलॉन्ग कर गया। वो पॉलिसी जो हुकूमत की थी, वो जो स्ट्रिक्टनेस हुकूमत ने बनाई हुई थी, उस पॉलिसी से सारे लोग डेविएट कर गए, हट गए, चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। अमन अमान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रायोरिटी है। सूबा सिंध में मुसलसल एक तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती चली आ रही है। आप अवाम के इस एतमाद की जो वजह है उसको क्या समझते हैं? सिंध के लोगों का स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो जो मोहब्बत प्यार वाला रिश्ता है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब पार्टी बनाई थी तब से है। आपने बतौर वज़ीर भी सर्व किया और अब आप ऐवान को लीड भी करें। सर कौन सी ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी लगती है आपको? ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी है। तो बतौर स्पीकर आपका क्या रोल क्या है? असेंबली चलती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे। असेंबली को मैं नहीं चलाता। तो ये जो ऐवान है वो वाक़ई किसी हद तक आपको लगता है कि अपने काम को सही जस्टिफ़ाई कर कानून साजी हमेशा असेंबलीज़ में होती है। सिंध असेंबली इस वक्त कानून साजी में पूरे पाकिस्तान में लीड कर रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और या आप उसको कह लें हिज़्ब इख्तिलाफ़ कह लें, उसकी भी एक हैसियत है कि एक मेजर नंबर होता है उनका। अपोज़िशन तनकीद बराए तनकीद सूबा सिंध में ज़्यादा करती है या आपको लगता है कि वाक़ई जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने उन अरकान के मसाइल को एड्रेस करने में नाकाम होती है जिस पे उतना वो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई भी गलत बोल रहा है। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एक ट्रेंड चला, पाकिस्तान की सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज़ किया गया। बहुत मेहनत की गई कि नौजवानों को, तलबा तंजीमों को, जो भी एक नर्सरी होती है उसको नर्चर न होने दिया जाए, पनपने न दिया जाए कि जो सियासी शऊर है वो बेदार हो। स्टूडेंट यूनियन का बिल किसने पास किया? वो तो पीपल्स पार्टी ने किया सर। ठीक। स्टूडेंट यूनियन को हमेशा सपोर्ट किसने वो किया? तो पीपल्स पार्टी ने किया सर। वो तो नौजवानों को कहीं और लगा दिया है ना सर। मैं नहीं चाहता कि उस तरफ बात करूं क्योंकि मेरा जो इस वक्त रोल है वो मुझे परमिशन नहीं देता कि मैं इस किस्म की बात छेड़ूं। सीमेंट मोटर के ईंटों के बने हुए ये बिल्डिंगें ऐवान नहीं होती। ऐवान में बैठे हुए जो लोग हैं, ऐवान को ऐवान वो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल कास्ट के एक इंतहाई अहम और स्पेशल एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक तो सियासत से है, लेकिन उनकी गुफ्तगू और गुफ्तगू के अंदाज से जो नफासत झलकती है उसमें कहीं से भी कोई रवायती सियासत का तासुर नहीं पाया जाता। सक्खर का बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत बड़ा स्टेक रहा है और पीपल्स पार्टी पे जब भी जलावतनी या कभी सौबतों का वक्त आया तो अगर मैं कहूँ कि सक्खर ने पीपल्स पार्टी के हेडक्वार्टर होने का अगर किरदार अदा किया तो उसको कोई डिनाई मेरा ख्याल है शायद ही कर पाए। मेरे साथ आज मौजूद हैं रुकन असम्बली हैं, उसके बाद फिर वो सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और सबसे अहम आज वो सूबाई ऐवान को लीड कर रहे हैं। अवैस कादिर शाह साहब स्पीकर सूबाई सिंध असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे मेहमान हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऐवान है अवाम तक जो उसकी परसेप्शन है वो क्या है और उसकी जो एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो क्या हैं और बीइंग ए स्पीकर उनका अपना रोल क्या है और उनका अपना सियासी सफ़र क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आदिल। स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपकी आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी नवाजिश मोहब्बत है आपकी। थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया और आपने बड़ा देर से बुलाया, ये तकाजा ज़रूर करूँगा आपसे। सर हम कोशिश तो कर रहे थे, बस थोड़ा सा हो रहा है को बहरहाल देर आए दुरुस्त असर में यही थैंक यू, कहूँगा। थैंक यू जी। शाह साहब थोड़ा सा एक वर्कर आदमी है, मैं खुद सक्खर की पैदाइश हूँ, जानता हूँ बचपन से। थोड़ा सा अगर आप आज के नौजवानों को बताएं कि आपका सियासी सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, क्या ये सिर्फ फैमिली लेगेसी थी या फिर अवैस कादिर शाह साहब खुद जो है वो दिलचस्पी रखते थे इस पे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप के अंदर अवामी अ, काम करने का, अपने लोगों के लिए कुछ कर गुज़रने का जज़्बा होना लाज़मी है। फैमिली लेगेसी ठीक है, आपको सपोर्ट करती है। आप अगर अपने ननियाल और ददियाल में आपके पास दोनों जगह पॉलिटिक्स हो, तो आप ज़ाहिर-सी बात है देखते हैं कि आपके बड़े क्या कर रहे हैं और किस किस्म का काम कर रहे हैं और ये लोगों की फ़लाह और बहबूद का जो उन्होंने अलम उठाया है, उसका उनके मकासद क्या हैं और वो किस तरह उनको सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए, फिर आप जब तक वो जज़्बा खुद आप में पैदा नहीं होता,
तो आप कुछ कर नहीं गुज़रते। हुँ। तो इस तरह जब शुरुआत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहूँगा कि दोनों फैमिलीज़ में ननिहाल में, ददियाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे मामू शहीद अज़ीज़ुल्लाह बलोच पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट लीडर थे, वो शहीद हो गए। फिर दूसरे छोटे मामू जो एमपीए भी रहे 10 साल, फिर सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब ददियाल से, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आज तक पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है। बड़े सीरियस पाकिस्तान पीपल्स सियासतदान हैं। पार्टी में उन्होंने जो अपने मुल्क के लिए ख़िदमात अंजाम दी हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन फिर इनके बावजूद जब होश संभाला तो शुरू से ही कॉलेज लाइफ से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया। देखिए दुश्वारियाँ आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन आप जब डिटरमिन्ड हैं और आप में जज़्बा है अपने लोगों के लिए कुछ कर गुज़रने का, तो आप आगे ज़रूर बढ़ते हैं। इसमें आपकी नेक नियति होनी चाहिए, पार्टी के लिए वफ़ादारी होनी चाहिए, अपने लोगों से प्यार, मोहब्बत, उनके लिए खुलूस होना चाहिए, तो आप इंशाअल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। बेहतरीन। शाह साहब ये बताइएगा कि आपने दौरान तालिब-इल्मी जब अपनी सियासत का आगाज़ किया, उसके बाद आप रुकन असेंबली भी बने, फिर आप वज़ीर भी बने। कोई ऐसा सबसे मुश्किल वक़्त जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहें? जी, बिल्कुल मुश्किल वक़्त तो इन अ सेंस कोई ऐसी बात नहीं, जब पहली मर्तबा मैं वज़ीर बना, वो मेरा सेकंड टेन्योर था। हुँ, तो मुझे वज़ारत का कलमदान दिया गया ट्रांसपोर्ट का। हुँ, और जब मैंने ट्रांसपोर्ट का कलमदान मुझे मिला और मैंने जब वो जब अनाउंस हुआ कि आप ट्रांसपोर्ट का कलमदान आपको दिया गया है और मिनिस्ट्री आप कल चार्ज ले रहे हैं और आप चार्ज लें, जब मैं बैठा ऑफ़िस में और मैंने देखा जब सारी चीज़ें ब्रीफिंग ली, तो इतने अरसे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो थी, लेकिन वो एसआरटीसी को ख़त्म हुए भी बहुत अरसा गुज़र चुका हुँ, था। हुँ, 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 हुँ। तो अब मेरे लिए ये टास्क था कि मुझे जल्दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहाल करना था। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बहुत एक मुश्किल वक़्त था कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएँगे, कौन से मॉडल पे जाएँगे, और क्योंकि आपको डिलीवर करना था, और बेसिकली जब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बंदा आता है तो वो डूअर होता है। वो कोशिश करता है कि वो कुछ परफ़ॉर्म करके दिखाए, जिसमें ये चाह होती है, जिसमें ये मतलब एक कहते हैं कि इनर वो आपके अंदर होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, करंट होता है। करंट होता है, कुछ कर गुज़रूँ और मुझे परफ़ॉर्म करना है, आई हैव टू डू समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ लेके आऊँ। तो उस वक़्त मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने साथ दिया, मेरी लीडरशिप ने, स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा मेरा साथ दिया उस वक़्त। क्योंकि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ सोचते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसमें दुश्वारियाँ तो ज़रूर आती हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वो जो मैंने एक चीज़ का सोचा था, जो ख्वाब देखा, वो आज कराची की सड़कों पे वो बसें घूम रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बन गया कि अब उसमें ऐड ऑन होती जा रही हैं बसेज़, और जो नए मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। वो एक बहुत टफ़ टाइम था कि जब आपको बहुत बड़ा टास्क मिलता है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती है, तो आपने करनी भी है, और किस तरह करनी है, वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था। सर, आपके मौजूदा रोल पे तो चंद लम्हों बाद आते हैं। आपका आबाई हलका सक्खर की सियासत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सक्खर की सियासत को आप बहुत करीब से देखते हैं। सक्खर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्खर के मसाइल और सक्खर की आवाम के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए काम करने का स्पेस तो हर जगह होता है। अगर मैं ये कहूँ कि काम बहुत हो चुका है तो ये बिल्कुल गलत होगा। सक्खर पहले से बहुत बेहतर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा हलका अभी उसमें बहुत काम की ज़रूरत है। हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था, इलेक्ट्रिफ़िकेशन विलेज की बहुत अच्छी हो गई थी, स्कूल बहुत दूर-दराज़ इलाकों तक हमने पहुँचाया, क्योंकि मेरा हलका जो है वो सक्खर से बाहर है, रोडी, सालेपट, और कुछ हल्का पनवाकिल का एरिया लगता है, लेकिन वो पनवाकिल हमारे दूसरे एमपी साहब हैं। तो ये इतना बड़ा फैला हुआ हलका है कि आखिरी पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मेरी इंडियन बॉर्डर तक चली जाती हैं। हुँ, इतना बड़ा हलका है, अगर आप देखें तो एक एमएनए का आपको हलका लगेगा। लेकिन 2002 के फ्लड्स अपनी जगह पे, उससे पहले भी ये पीपल्स पार्टी पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि आप 15 साल से हुकूमत में हैं, आपने हुँ, क्या किया? 15 साल से हुकूमत में आपने क्या किया? अच्छा, बीइंग एन स्पीकर अब मैं एक ऐसे ओहदे पे हूँ जिस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, देखें पाकिस्तान को 78 साल गुज़र गए, मार्ज़ वजूद में आए हुए। तो उससे पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, इससे बोलने पे अगर सबको पता है हिस्ट्री क्या रही है। पीपल्स पार्टी को जब से टाइम मिला है तो
उस टाइम को और पहले वाले टाइम को देख लें, आज कितना डिफरेंस है। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है, स्पेशली मेरे अपने खुद के हलके में बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आदिल आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, सर आपको बिल्कुल देखी है मैंने। आपको खुशी होगी। वो जब मैं पहली मर्तबा उस यूनिवर्सिटी में गया, हम चले, मैंने तो देखिए उस स्क्रैच से उस यूनिवर्सिटी को बनते हुए देखा है, उसके लिए लेजिस्लेशन भी करवाई, उसके लिए जब ज़मीन अलॉट हो रही थी उसमें भी हमारा किरदार रहा, सईं खुर्शीद शाह का मेरा, उसकी बिल्डिंग बनवाई। अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, वो यूनिवर्सिटी भी मेरे हलके में। जब हम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वो बच्चे बच्चियाँ उन इलाकों के, उन हलकों के, उन फैमिलीज़ के जिन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजा था पढ़ने के लिए, आज वो तालीम हासिल कर रही हैं, आज वो पढ़ रही हैं बच्चियाँ। तो आप सोचें कि ये आपके लिए कितना बड़ा एक कहते हैं ना कि खुशी का मकाम है कि आप अपने लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। हमें और ज़रूरत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, हमें चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट सक्खर के लिए, हमें स्कूल नेटवर्क्स को और इम्प्रूव करना है। हॉस्पिटल्स हमारे पास सक्खर में, क्योंकि सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर हुँ, है। इस वक्त सक्खर में आप SIUT अगर देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैसिलिटी सक्खर में है। शायद अब कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी, साहब जी। ने ये इनॉग्रेट की है, लेकिन जो सक्खर में वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। NICVD सक्खर में है। आप अगर देख लें इस वक्त सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर जो सक्खर में बना हुआ है, वो इस वक्त कितने बड़े उस पे उन्होंने बनाया है, और उसकी OPD क्या है, कितने बच्चों को वो हम ट्रीट कर सक रहे हैं जो पहले बच्चे कराची तक आते थे। अब वो हमारे जो 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो भी इशू होता है बच्चों का, वो सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं और उनको कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है कि आजकल के इस दौर में आपको मुफ्त इलाज मिले और वो आपके डोर स्टेप पे, कि वो आप फ़ौरन पहुँच सकते हैं, आपकी रसाई है वहाँ तक। पहले वो वहाँ से अगर आप सोचें, हुँ, एक हुँ, बंदा हुँ, 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 हुँ। घोटकी से निकले या जैकाबाद से निकले या कंदकोट कशमोर से, शिकारपुर से, खैरपुर से, इवन लाड़काना से निकले और वो कराची तक आए। आज वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बन गए हैं, मुख्तलिफ वो फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मौजूद हैं। मैं फिर सक्खर की बात करूँगा कि बहुत काम हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। और हम इंशाअल्लाह जहाँ जिस एरिया को अभी हमें और एड्रेस करना है, जिन जगहों को हमें दोबारा देखना है, काम का करना है जहाँ पे, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ पे ज़रूर करेंगे। सर एक बहुत अहम सवाल है आपके इसी सक्कर के हवाले से अमन-अमान की सूरत-ए-हाल। एक बड़ा तशवीशनाक हालात हुए हुए हैं और ये अक्सर सवाल होता भी है, ऐवानों में भी उठाया जाता है। आप चूँकि ऐवान के नुमाइंदे इस वक़्त तो आप उसके सरबराह हैं, लेकिन ये कि आप एक अवामी नुमाइंदे भी हैं। हो सकता है कि अवाम को आप एक तसल्लीबख्श जवाब दे सकें कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है अमन-अमान के लिए? देखिए ये अमन-अमान का जो मसला है, पहले तो अ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हालात कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ख़राब हैं। लेकिन अगर अब आप इस वक़्त एट प्रेज़ेंट पोज़ीशन देखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जब ये फ़ौरन हालात सही भी नहीं होते, फ़ौरन हालात ख़राब भी नहीं होते। अगर आप इसको देखें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इलेक्शन में हम जाने से पहले, उस वक़्त तक अगर आप पूरे स्टैट्स निकाल लें तो इवन कराची के भी जो देख लेंगे, रोड क्राइम जो होता है यहाँ पे, स्ट्रीट क्राइम या दूसरे भी चीज़ें, अगवा बराए तावान के केसेस निकाल लें तो वो नियर टू ज़ीरो थे। मीन्स अगर आप पूरे सिंध का स्टैट्स निकाल लें। जब निगरान सेटअप आया, वो 6 महीने प्रोलॉन्ग कर गया। वो पॉलिसी जो हुकूमत की थी, वो जो स्ट्रिक्टनेस हुकूमत ने बनाई हुई थी, उस पॉलिसी से सारी लोग डेविएट कर गए, हट गए, चीज़ें ख़राब होना शुरू हुईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई। ज़ाहिर-सी बात है, शुरू में हालात कुछ ख़राब थे, बिल्कुल थे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था। उस पे कंट्रोल होता गया, चीज़ें बेहतर होती गईं। और अब भी आप जिस तरह जो आप जहाँ पे आप निशानदेही शायद आप ना बोल पाएँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आप निशानदेही करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ वक़्त पहले वहाँ पे हालात सही नहीं थे, लेकिन अब हालात वहाँ पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट कंदकोट कशमोर, जैकबाद और हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी वहाँ की बात करें, देखिए हालात ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें अभी भी एक महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ हुँ। था, लेकिन आपने देखा कि वो फ़ौरन सारे लोग जो हैं वो रिकवर हो गए और विदिन 24 आवर्स। तो ज़ाहिर-सी बात है, पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है
अमन-अमान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रायोरिटी है। ऐवान में ये बात बिल्कुल होती है। आप इस पे रज़ुल अपने कॉल अटेंशंस भी आई हैं, होम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे ब्रीफ़ किया है, चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने भी इस पे बात की है और वैसे भी अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी कोई मेंबर बात करना चाहता है, तो मैं उन्हें अलाउ करता हूँ और मैं खुद भी कहता हूँ इस चीज़ पे कि होम मिनिस्टर खड़े होके इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। अब इंशाल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो होपफुली कुछ और दिनों में, चंद दिनों में चीज़ें और बेहतर हो जाएँगी। सर सूबा सिंध में मुसलसल एक तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती चली आ रही है। आप अवाम के इस एतमाद की जो वजह है, उसको क्या समझते हैं? क्या वजह है? या फिर इसको मैं यूँ कहूँ अगर कि जो एक तनकीद की जाती है कि यार एक अवाम अदम दिलचस्पी रखती है अब सियासत में कि जो हो रहा है होने दो, नहीं, या नहीं, फिर नहीं, वाक़ई अवाम नहीं। आपसे जुड़ी हुई है? देखिए देखिए लोगों का सिंध के लोगों का स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो जो मोहब्बत प्यार वाला रिश्ता है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पार्टी बनाई थी तब से है। और फिर उसको जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आगे लीड किया, जिस तरह मोहतरमा ने हमेशा प्रायोरिटी दी सारी चीज़ों को, स्पेशली मेगा प्रोजेक्ट सिंध के जब भी बात होती थी और जिस तरह सिंध के लोगों को जिन्होंने शायद कभी दूसरे सूबों तक रसाई नहीं देखी थी, कभी गए ही नहीं थे, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदवार दौर के बाद मोहतरमा शहीद के जो 2 टेन्योर गवर्नमेंट के आए, उसमें और अब जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस चीज़ को, उस मिशन को लीड कर रहे हैं, उस मिशन को, उस विज़न पे काम कर रहे हैं, तो देखिए सिंध के लोगों को ये एतमाद तो है। ये उस एतमाद की, उस मोहब्बत की निशानी है कि वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करते हैं, इस एतमाद के साथ कि वही उनकी आवाज़ बनेंगे। इस मोहब्बत और खुलूस के साथ कि मुश्किल वक़्त में वही उनके काम आएँगे। अच्छा, ये सिर्फ़ बात की हद तक नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रूव किया है। आप देख लें, जब 2010 से अगर आप देख लें जो फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, फ्लड्स आए थे, फिर 2011 में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई, अब जो 2022 में जो इतनी क्लाइमेट कार्नेज, जो इतना बड़ा आसमानी, अब क्या उसे कह सकते हैं कि आफ़त थी, जो ना पहले कभी किसी ने देखी, ना कभी किसी ने सुनी। सिर्फ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, जो अपने लोगों के साथ खड़े थे। वो पानी हो, वो कहीं घर किसी के कोई मुसीबत में कहीं पुल गिरा हुआ है, तो वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं वो रोड क्रॉस दरिया क्रॉस करके पानी से जा रहे हैं। वो लोगों के साथ खड़े हैं, बारिश में भी साथ खड़े हैं। मैं खुद वो 4 महीने मुझे याद हैं कि मैंने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो गई, जब तक वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो गया और दोबारा लोगों ने काश शुरू ना की। आपके सवाल पे दोबारा इसलिए मैं पाऊँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल के ज़रिए मैं आप हम उन सारे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले सारे अपने लोगों को, सिंध के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैसेज कर दूँगा कि जो आपने प्यार, मोहब्बत और खुलूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रखा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बशमूल सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और वो वादा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था आपके साथ, जिसको निभाया आगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और आज उसी वादे को अमली जामा पहना रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो इंशाअल्लाह हम भी उसी विज़न पे चल रहे हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बेहतरीन। सर आपके मौजूदा रोल पे आता है, आपने बतौर वज़ीर भी सर्व किया और अब आप ऐवान को लीड भी करें। सर कौन-सी ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी लगती है आपको? ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी है। तो एक्चुअल क्या जड़ीज़ क्या है? मतलब बतौर स्पीकर आपका क्या रोल क्या है? देखिए, अब एज़ अ स्पीकर सबसे पहले तो आप के सामने पूरा ऐवान हुँ, एक है। सब मेंबर्स आपके सामने बराबर हैं। आपको पूरे ऐवान को साथ लेके चलना है। स्पीकर अनबायस्ड होता है, हुँ, न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल होता है। आपको पहले तो अपने रोल को समझना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जितना टाइम अपोज़िशन को बोलने का ज़्यादा देता है, तो हुकूमत के एमपीएस कहते हैं कि सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे। फिर जब उन्हें टाइम मिलता है तो फिर अपोज़िशन वाले कहते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे।
अब कोशिश स्पीकर की हमेशा हर स्पीकर की यही रही है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपोजिशन को भी दे ताकि वो बोल सकें, अपनी बात कर सकें और मैनेज करे कि हुकूमती अरकान भी हैं, वो उनको रिस्पॉन्ड करें। और अल्टीमेट स्पीकर का विज़न ये होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने अभी इस दिन 2 सालों में देखा है कि ऐवान है उन नुमाइंदों का जिन्हें हमें सिंध के हमारे लोग एतमाद के साथ इलेक्ट करके भेजते हैं कि वो उनकी आवाज़ बन सके और ऐवान में उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए। ये मैंने समझा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मौका दिया है, लेकिन जितना मैं मौका देता हूँ, हर स्पीकर के साथ यही तकाज़ा होता है उनके मेंबर्स का कि 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 आप हमें टाइम नहीं दे रहे। ये हमें सुनना ज़रूर पड़ता है, हालाँकि अगर आप वीडियोज़ देख लें, तो हर मेंबर को ज़रूरत से और वक़्त से ज़्यादा मतलब अगर एक लिमिटेड टाइम हमने किसी स्पीच पे रखा हुआ है, क्योंकि डिसाइड होता है ट्रेजरी बेंचेस में और अपोज़िशन बेंचेस में कि आप 10-10 मिनट की स्पीच करेंगे, 15-15 मिनट की करेंगे, 20-20 मिनट की करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको स्पीच कंप्लीट करने का मौका दूँ। मैं 10 मिनट पे उन्हें रोकता ज़रूर हूँ, लेकिन कुछ कहता नहीं हूँ ज़्यादा, चलें कर लें, कर लें। लेकिन फिर भी ये तकाज़ा ज़रूर होता है कि सर आपने हमें टाइम नहीं दिया। हालाँकि टाइम मैंने दिया है और मैं आगे भी ये कोशिश करूँगा कि पूरा टाइम दूँ हर मेंबर को, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कि अपना वो मौक़िफ़ रख सके। सर टाइम का शिकवा हुकूमती अराकीन ज़्यादा करते हैं या अपोज़िशन? फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों। दोनों ही करते हैं? जी, सर दोनों। दोनों कैसे कर सकते हैं? सर वो तो हुकूमत में है। दोनों करते हैं जी, ये बात दोनों की तरफ से आती है कि सर टाइम हमें नहीं मिला। ये तकाज़ा तो दोनों करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं ऐवान को बड़े अच्छे तरीके से, जो माज़ी में हुआ उस पे डिस्कस नहीं करते, माज़ी में असेंबलीज़ में बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि क्रेडिट अपोज़िशन को भी जाता है कि देखिए, बात करने का हक सबका है हुँ। और वो टाइम मैंने सबको दिया है। उस पे वो पर्सनल अटैक्स नहीं किए जाते किसी पे, किसी की लीडरशिप पे नहीं बोला जाता। बाकी आपने अवामी मसाइल पे बोलना है, गवर्नेंस पे बोलना है, आप बोलें, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करें, ये जमहूरियत का हुस्न है। हुँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबर्स इसी चीज़ पे, इसी एक वन लाइन पे हैं कि ये इसी तरीके से हम हाउस को सब लेके चलेंगे। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमती साइड जो है ये इस पे अमल दरामद है, नहीं, इसमें अपोज़िशन का भी बहुत बड़ा किरदार है और वो भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हाउस, अगर इस वक़्त तक आप 2 साल की कारकर्दगी देख लें, तो सिंध असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, पाकिस्तान में सब प्रोविंशियल असेंबलीज़ से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। नहीं सर, वो तो अपोज़िशन खुद कहती है कि अब हमारी सियासत मैच्योर हो चुकी है। अब हम उस मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं कि अब हम उस टेन्योर से, जिसका आपने तज़किरा खुद किया, कि मैं भी माज़ी की बातें नहीं करता कि जो गुज़र हाँ। आगे की बात करते हैं, तो वो खुद भी इतने मैच्योर हो गए हैं। ऐवान तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन अवाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी-सी मैनिपुलेटेड है। वो अपने अवामी मुंतखब नुमाइंदों से अपने बल्दियाती मसाइल का हल तलब कर रहे होते हैं, जबकि उसके लिए यूनियन काउंसिल के काउंसलर, यूसी चेयरमैन अब मौजूद है। ऐवान का काम है कानून साज़ी करना, उनके लिए लेजिस्लेशन करना। तो ये जो ऐवान है वो वाक़ई किसी हद तक आपको लगता है कि अपने काम को सही जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? देखिए, कानून साज़ी हमेशा असेंबलीज़ में होती है और सिंध असेंबली इस वक़्त कानून साज़ी में पूरे पाकिस्तान में लीड कर रही है। हुँ। अब इसको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि परसेप्शन वाक़ई बहुत जगहों से मुझसे भी सवाल किए गए हैं। बहुत जब हम कहीं जाते हैं, मिलते हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं या वैसे भी जब बैठते हैं, तो जब बातों से अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें बाहर गलत जाती हैं, कि शायद ऐवान में जब कानून साज़ी होती है तो यकतरफ़ा होती है। बहस नहीं करने देते, तकारीर नहीं होती और डिस्कशंस नहीं होती, तो ये बात गलत है। इसलिए अब मैंने इनकरेज किया है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी आएँ, आके हाउस की प्रोसीडिंग्स देखें कि किस तरह असेंबली चलती है। जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो भी आके देखें, ताकि उनको ये एक स्टूडेंट, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, उनके दिमाग से एक बात निकले कि ऐवान के बारे में जो वो सोच के बैठे हैं कि सिंध असेंबली किस तरह की है और असल में सिंध असेंबली किस तरह उनकी भलाई के काम कर रही है, तो ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। तो आके जब वो विटनेस करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। देखिए, जहाँ तक कानून साज़ी की बात है, तो जब गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है, कोई भी ज़रूरत होती है कि हमें एक्ट बनाना है, तो वो पहले एक्ट बनता है, काबीना में जाता है, वो अप्रूव होता है, वो असेंबली में आता है।
उस पे डिबेट होती है, बहस होती है। जब उसको बहस का टाइम पूरा होता है, उसमें सारे मेंबरान को ये हक है और उनको पूरा टाइम दिया जाता है कि वो अपनी राय रखें, क्योंकि उनका काम ही है, वो जो अच्छा समझते हैं। क्योंकि ये कानून किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लोगों के लिए है। लोकल बॉडीज़ हो या कोई भी कानून जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ बनाती हैं, तो जब वो डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन का टाइम जब ख़त्म होता है, तो फिर उस लॉ को स्टैंडिंग कमिटीज़ में भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ में हर पार्टी की मेंबरशिप होती है। उनको एक मेंबर्स उनके होते हैं, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। फिर वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं। वहाँ पे अगर कोई अमेंडमेंट है, तो वहाँ पे वो अमेंड कर सकते हैं उस चीज़ को कि ये चीज़ सही नहीं है, इस पॉइंट पे हमें इस क्लॉज़ में कोई एतराज़ है। तो स्टैंडिंग कमेटी 10, 15, 20 दिन जो टाइम मिलता है, उसमें वो बिल को, उसको एक्ट को सही करके फिर ऐवान में भेजती है। फिर वो ऐवान से मंजूरी मिलती है और फिर वो नाफिजुल अमल होता है। तो ये बात कहना कि असेंबली में कानून साजी सही नहीं हो रही या सवाल जवाब जो पूछे जा रहे हैं, अब देखें ये डिपेंड करता है कि अब मैं ये इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि जिससे सवाल होता है वो अपने लोगों को क्या बताता है। मैंने ये सारा प्रोसेस इसलिए आपको बता दिया कि ये एक सबको पता चलना चाहिए कि इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि जिसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं हो सकती। फिर जाके बिल पास होने के बाद जब नाफिजुल अमल होती है, तो फिर अब जिसे तनकीद करनी है तो उसे हम तो नहीं रोक सर, सकते। असल तो सवाल का मकसद ही यही होता है ना कि उबहाम जो है वो क्लियर हो, एक जी। क्लियर पिक्चर है। और वैसे भी हम इंडिपेंडेंट मीडिया तो जो उसका तो काम यही है। हम्म, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और या आप उसको कह लें हिज़्ब इख्तिलाफ कह लें, उसकी भी एक हैसियत है, एक मेजर नंबर होता है उनका। अपोज़िशन तनकीद बराए तनकीद सूबा सिंध में ज़्यादा करती है, या वाक़ई लगता है कि उनके जो एतराज़ात हैं, जो नुक्ते वो उठाते हैं, वो शोर-शराबे की हद तक ज़्यादा हैं, या फिर आपको लगता है कि वाक़ई जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपने उन अरकान के मसाइल को एड्रेस करने में नाकाम होती जिस पे उतना वो कर रहे होते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई भी गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे लिए सारे मेंबर्स बराबर हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि इवन हर उस मेंबर की भी बात सुनी जाए, ऐवान में उसको मौका दिया जाए जो आखिरी सीट पर बैठा है। अगर वो भी मुझे हाथ ऊपर करके बोलने के लिए टाइम मांगता है, तो मैं उसे भी टाइम देता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन हो, पार्लिमानी लीडरान हो या अपोजिशन का कोई भी मेंबर हो, वो इस मौजज़ ऐवान के ऑनरेबल मेंबर्स हैं। उनका पूरा राइट है, जिस बात को वो गलत समझते हैं, वो ऐवान में खड़े होके हुकूमती अरकान की, काबीना के अरकान के सामने वो बात रखें। वो उनका राइट है। अब फिर उस पे वो मिनिस्टर साहिबान जो कंसर्न हैं, जिनसे उनका गिला है या जिस बात पे वो बोलना चाहते हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और मैं एज़ अ स्पीकर कोशिश ये करता हूँ कि अगर रिस्पॉन्ड करने के बाद भी जब रिस्पॉन्स पूरा मिलता है उन्हें, और हमारे मिनिस्टर साहिबान मौजूद होते हैं, अगर मिनिस्टर साहिबान नहीं भी होते, तो अगर कभी कॉल अटेंशन है या कोई ऐसा इशू है, तो मैं मेंबर अपोजिशन के मेंबर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अगर इसको इजाज़त दें, तो आज कंसर्न मिनिस्टर नहीं है, कल या परसों जब वो मिनिस्टर आएंगे तो वो आपकी बात सुने, ताकि इस इशू को एड्रेस कर सके। तो उनको ये मौका देते हैं ताकि वो मिनिस्टर साहब को सुनाएँ, और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेंबर साहिबान साथ बैठ के डिस्कस कर लो। आप इस हाउस के मेंबर्स हैं, कोई आपका ज़ाती हुँ, झगड़ा नहीं है। ऐसे ही है। जो बात आपने की है, अगर आपके बराबर में मिनिस्टर के बैठने के, डिस्कस करने के साथ कुछ लोगों का भला हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं। लीडर ऑफ अपोज़िशन या दूसरे, जिस तरह मैंने कहा, लीडरान बैठे हुए हैं, कभी-कभार कुछ हमारे एमपीएस होते हैं जो कुछ ऐसी बात कर देते हैं अपोज़िशन के, जिनसे थोड़ा माहौल ख़राब होता है। और मैं हमेशा लीडर अपोज़िशन से ये कहता रहा हूँ, पार्लिमानी लीडर से भी कहता रहा हूँ कि देखें, बात करने का एक तरीका होता है। बात आप ज़रूर करें, मैंने किसी को नहीं रोका, लेकिन हमारे रवैये, हमारे अल्फ़ाज़, हमारा लहज़ा इतना प्यारा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी बात तो आ जाए, आपका मौक़िफ़, आपका पॉइंट आ जाए, लेकिन कल ऐसा ना हो कि आप फिर एक-दूसरे से आँखें ना मिला सकें। तो ये मैं उन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, कोई ऐसी कोई नौबत के आपको असेंबली में कोई सख्त रवैया अपनाना पड़ा हो या कोई सख्ती बरतनी पड़ी हो? अब कभी-कभार छोटा-मोटा हो जाता है, किसी मेंबर साहब को बिठाना पड़ता है कि भाई आप बैठ जाएँ, देखिए आपने ज़रूरत से ज़्यादा, आपको टाइम भी मिल गया, सब चीज़ कह दी, आपने पूरा मौक़िफ़ दे दिया, आप बैठ भी गए। फिर जब अब मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप ही की बात का, तो आप बीच में जब इंटरप्ट करेंगे, तो फिर ये ख़राब होता है। ये असेंबली के नॉर्म्स के खिलाफ है। ये तरीका नहीं है, क्योंकि असेंबली चलती है रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे।
असेंबली को मैं नहीं चलाता, वो रूल्स एंड प्रोसीजर, और रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इजाज़त दी है, हमने अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए, और वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स भी ये असेंबली बनाती है। जब वो बना के असेंबली उसको अप्रूव करके पास करके बनाती है, तो उन कवायद और ज़वाबित पे असेंबली चलती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी उनकी खिलाफ वर्जी करे, तो कभी कभार थोड़ा बहुत करके उनको बिठाना पड़ता है। ओवरऑल आप एक शफ़ीक इंसान है, सख्ती अब नहीं ये बरतते ये तो हैं। ये तो अपोजिशन के और मेरे ट्रेजरी बेंचेस के एमपीएस ही आपको नहीं सर, बता मैं सकता आपकी और अक्सर जो अपोज़िशन लीडर हैं, उनकी डिबेट्स बड़े मज़े से सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह बड़े है। उनको भी मैंने होस्ट किया था, असेंबली में ही किया था। जी। बड़े अच्छे गुफ्तार के हामिल शख्स है वो भी। सर, सियासत की तरफ आते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पे एक ट्रेंड चला, पाकिस्तान की सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज़ किया गया। बहुत मेहनत की गई कि नौजवानों को, तलबा तंजीमों को, जो भी एक नर्सरी होती है, उसको नर्चर न होने दिया जाए, पनपने न दिया जाए कि जो सियासी शऊर है, वो बेदार ना हो। जमातें भी मेरा ख़्याल है कि अब काफ़ी हद तक ये जो कोशिश है इसको तर्क कर चुकी हैं कि यार वाक़ई उस पे दोबारा से मेहनत की जाए। एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका पॉलिटिसाइज़ होना और पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व होना, ताकि वो अपने फलाह बहबूद के मसाइल को समझ सकें और फिर उनको एड्रेस कर सकें या करवा सकें। आप क्या समझते हैं कि सियासी तौर पे हम आज कहाँ खड़े हैं? स्टूडेंट यूनियन का बिल किसने पास किया जी? वो तो पीपल्स पार्टी ने किया सर। ठीक। स्टूडेंट यूनियन को हमेशा सपोर्ट किसने वो किया? तो पीपल्स पार्टी ने किया सर, वो तो फिर अच्छा देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों करती है? उसकी यही वजह सवाल है। है मेरा। ये देखिए क्यों करती है? क्योंकि मैं उसकी पैदावार हूँ। मैं खुद उसकी पैदावार हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जो हमारे आजकल का यूथ है, वो उनको हमें एजुकेट करना है। उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा सियासत में। बाज़ाब्ता ना लें, डायरेक्ट ना लें, लेकिन समझें ज़रूर, और वो देखें कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है? पिछले इलेक्शन में उन्होंने क्या स्लोगन उठाया था? क्या इस इलेक्शन में वो उस स्लोगन को कितना आगे लेके चले हैं? कौन-कौन सी चीज़ प्रोमिसेस उन्होंने किए थे, कितने फुलफ़िल हुए हैं? देखिए, ये हमारे नौजवानों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे फ्यूचर लीडर्स इन्हीं यूथ नौजवानों से आएँगे। कल इन असेंबलीज़ में कौन बैठा होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारे इन्हीं नौजवानों में से कल के हमारे लीडर्स निकलेंगे जो इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। तो मेरी सबसे बड़ी हर जगह पे ये रिक्वेस्ट होती है अपने यूथ से, बच्चे-बच्चियों से, कि प्लीज़ आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। उसको देखें, पढ़ें, समझें, और आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, उनको उनसे बहुत एहतियात करें, क्योंकि आजकल डीप फेक्स का ज़माना है, एआई आ गया है। किसी भी न्यूज़ को बगैर समझे, बगैर सोचे शेयर करने से किसका कितना नुकसान हो सकता है, इसको आप भी समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मतलब कोई हमारा यूथ जो है उसको ये समझ नहीं है, या वो सीख नहीं सकते, नहीं, बहुत टैलेंट है। हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है। आप अगर मैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स दूँ, हमारे पास बच्चे-बच्चियाँ आते हैं। हमारे पास, मैं नाम भूल रहा हूँ, बच्ची आई थी, उसने एक थर की बच्ची हुँ। थी। जिसने डिबेट में चैंपियन पता नहीं, अब बाहर जाके इंटरनेशनली उसने एक अवार्ड जीता था। कौन से कितने हमारे पास बच्चे आते हैं जो कराटे में कोई इंटरनेशनल गेम्स जीत के आते हैं। तो टैलेंट इज़ देयर, हमारे पास टैलेंट है, कमी नहीं है उसकी, लेकिन यही टैलेंट को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलना है। आजकल बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं उस बात की तरफ बात नहीं करना चाहता जहाँ आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ। मैं उस तनकीद की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं पॉज़िटिविटी को कोशिश हाँ, क्योंकि करूँगा कुछ कि लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे नौजवानों को कहीं और लगा दिया है ना सर, वो मैं तो मैं नहीं चाहता कि उस तरफ बात करूँ, क्योंकि मेरा जो इस वक़्त रोल है वो मुझे परमिशन नहीं देता कि मैं इस किस्म की बात छेड़ूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा कि एज़ अ स्पीकर अब मुझ पे ये पाबंदी आयद हो जाती है, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, कि मुझे सब लोगों को साथ लेके चलना है। तो इंस्टेड ऑफ किसी पे क्रिटिसिज़्म करूँ, मैं कोशिश करूँ कि अपने बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ना जाएँ, आप खुद इवैल्यूएट करें। क्योंकि आपके पास आजकल जो स्मार्टफ़ोन हाथ में है, आप उससे सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, पार्टीज़ की इवैल्यूएशन देखें, मैनिफेस्टोज़ को पढ़ें, उन प्रोमिसेस को चेक करें, और खुद डायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, क्वेश्चन करें हमसे, हम हाज़िर हैं। हाँ, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपसे कभी नहीं भागेगा, आपको आंसर करेगा। इसीलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, हाउस की प्रोसीडिंग्स देखें, फिर मैं उनसे मिलता हूँ खुद, उनसे मिल के बात करता हूँ
ताकि उनके ज़हनों से ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि ये जो ऐवानों में बैठे हैं, ये बड़ी कुर्सियों में एयर कंडीशन वाले हाउस में बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, बस आते हैं और एक डिबेटिंग सोसाइटी है जो आती है, बैठती है, डिबेट करती है और चली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत परसेप्शन है असेंबलीज़ के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए। इन चीज़ों को क्लियर करना होगा और उस क्लियर करने का यही तरीका है कि हमें अपने यूथ को एजुकेट करना है। सर बहुत शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो अवैस कादर शाह साहब ने बतौर स्पीकर डिफरेंटली की हो या फिर करने का विज़न रखते हो? देखिए चीज़ें तो बहुत हैं। कोशिश की है कि सब मेंबरान के जो हमारे हाउस के मेंबर्स हैं, उनको इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि स्पीकर उनका है और सब मेंबर्स को ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल सर। क्योंकि हमेशा ये होता है कि स्पीकर्स के साथ जो इश्यूज़ आ रहे हैं कि अपोज़िशन कहती है कि हमारा हमसे ये मसला हो रहा है और ट्रेजरी बेंचेस भी तकाज़े करती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि असेंबली को आइन और कानून के मुताबिक जो हमारे पास प्रोविजंस हैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स में, उसके साथ लेके चलूँ। सब मेंबर्स की आरा का एहतराम होना चाहिए। स्पेशली असेंबली का जो रोल है कानून साज असेंबली, उस असेंबली के रोल को असेंबली के सारे मेंबरान समझें। मेरी कोशिश ये होगी कि सब मेंबरान समझें क्योंकि हमने भी इसी असेंबली से सीखा है। इसी असेंबली का मैं भी मेंबर रहा हूँ। 10 साल मैं इन्हीं कुर्सियों पे बैठा हूँ। जब नए आए थे तो हमारा विज़न, हमारी सोच क्या थी, हमने क्या-क्या सीखा। तो मेरी कोशिश है कि आज जो नए मेंबरान आ रहे हैं, वो समझें इन चीज़ों को कि इस ऐवान की, इस मुक़द्दस ऐवान की अहमियत क्या है और यहाँ जो फ़ैसले होंगे, वो हम किनके बारे में करने जा रहे हैं और हमें वो सोच, वो विज़न रखनी है कि हमें जिन लोगों ने एतमाद करके यहाँ पे भेजा है, हम उनकी उम्मीदों पे हम उनके उनके लिए कुछ कर सकें, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सकें और उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मेरी कोशिश है कि अगर मैं उनको समझा गया क्योंकि देखिए ये अ, सीमेंट, मोर्टार के, ईंटों के बने हुए ये बिल्डिंगें ऐवान नहीं होती। ऐवान में बैठे हुए जो लोग हैं, ऐवान को ऐवान वो बनाते हैं। ऐसा ही है सर। उनकी सोच होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोच। अगर मैं इसमें कुछ कर सका तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अपने मेंबरान को ये समझा सकूं। बहुत से सीनियर्स हैं मुझसे, लेकिन इस वक्त हमारे पास यंग लॉट बहुत है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों पे काम करूं और इनको समझा सकूं और इनको गाइड कर सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अवैस शाह साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन एक इजाज़त आपको इस शर्त पे देंगे सर, हुज्जत करके कि आप हमें दोबारा मौका ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया ज़रूर। सर। थैंक यू। नाज़रीन, बगैर लगी लिपटी के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। बहुत सादा-सी बात है ऐसी कि जो चीज़ मतलब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप सही बंदे को सही काम पे लगाएँ, पाकिस्तान आपको अपने आप सही सिमत पे जाता हुआ दिखाई देगा। हमारे यहाँ भीड़-चाल है और उस भीड़-चाल के सबब हम एक ऐसा अनमैनेज्ड हुजूम बन चुके हैं, जिससे अब कोई समझ ही नहीं आ रही कि मेरी राह किधर है, मेरा रास्ता किधर है। सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें और जिससे जो चीज़ एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, जिससे जो सवाल बनता है, उससे वो सवाल करें, बजाए इसके कि आप यहाँ-वहाँ भागें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल अपने आप हल होते जाएँगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।